हमने $10 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन हम अब $36 मिलियन रिकवर करेंगे। मैंने कहा, हमने सिटी प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट किया था। वह मैनहट्टन की एक फर्म थी जिसकी हालत खस्ता हो गई थी, लेकिन हमारे द्वारा इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी प्रॉपर्टी मार्केट में सुधार आ गया और हमारा पैसा बढ़कर तिगुना हो गया। फैंटास्टिक! अब हमें इसे बेच देना चाहिए। जॉन ने कहा, व्हाट ए डील, वेल डन राधिका। इसमें जोनाथन और क्रेग ने मुझे अच्छी तरह से गाइड किया था। मैंने कहा, मैं अपनी शीट पर आ गई और देबू को फ़ोन लगाया। मैं उसे उसके मैं उसे इसके बारे में बताना चाहती थी। हे, उसने कहा, क्या चल रहा है? मैं काम में लगा हूँ, लेकिन लगता है नहीं कि बात बनेगी। तुम सुनाओ। ऑफिस में हूँ। एक और डील क्लोज कर दी। तुमने किसी काम से फ़ोन लगाया था? हाँ, मैंने कहा, लेकिन शायद अब मैं उसे अपनी कामयाबी के बारे में नहीं बताना चाहती थी। फिर मैं खुद ही सोचने लगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ नहीं, बस ऑफिस में आज का दिन अच्छा रहा। मैंने कहा, क्या मतलब, तुम और पैसा कमाने में कामयाब रही? वह हंस दिया, लेकिन मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। नहीं, ऐसा नहीं, मैं बस अच्छा महसूस कर रही थी। यहाँ हमारे पास वह सब कुछ है जो किसी का भी सपना हो सकता है। हमें ग्रेटफुल होना चाहिए। हाँ बेबी, देबू ने कुछ इस अंदाज में कहा मानो वह जमाई लेने वाला हो। डेट्स स्वीट। एनीवे, मुझे अब फिर से अपने काम में लगना चाहिए। श्योर, सॉरी मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। बाय बेबी, उसने कहा और फ़ोन रख दिया और अपनी स्क्रीन की ओर लौट गई। हाय, दिस इज़ राधिका मेहता फ्रॉम न्यूयॉर्क ऑफिस। मैंने कहा, मैंने अपने हांगकांग ऑफिस में एक कॉन्फ्रेंस कॉल लगाया था। समय के अंतर का ध्यान रखते हुए मैंने ये कॉल अपने घर से रात 10 बजे लगाया था। मैं लिविंग रूम में सोफे पर बैठी थी। देबू बेडरूम में बैठा एक बुक पढ़ रहा था। हाय राधिका, दिस इज़ पीटर वू फ्रॉम हांगकांग ऑफिस, एक व्यक्ति ने कहा। जोश एंड जोश एंग फ्रॉम हांगकांग, एक दूसरी आवाज़ ने कहा। जोनाथन फ्रॉम न्यूयॉर्क, जोनाथन ने कहा। मैंने फ़ोन को स्पीकर मोड में रख दिया ताकि मेरे हाथ फ्री रह सके। मैंने अपने लिए एक मिंट टी बनाई थी और हाथों में उसका कप थाम रखा था। जोनाथन ने डील के बारे में बताया। हम लक्स विजन नाम की एक कंपनी के साथ डील कर रहे हैं। ये चश्मों और सनग्लासेस की मैन्युफैक्चरर है। राधिका पहले से इन्फो मेमो भेज चुकी हैं। फिलहाल ये कंपनी मुश्किल में है और इसके पास कोई कैश नहीं रह गया। इसके पास एसेट के नाम पर चीन में कुछ कंपनियां ही हैं। गोल्डमैन सॉक्स गोल्डमैन सॉक्स ने अपने ऑफिसों का आपसी तालमेल बहुत अच्छा था। डील न्यूयॉर्क में आई थी, लेकिन हम अपने हांगकांग ऑफिस से इस बारे में बात कर रहे थे। जोश और पीटर ने चीन में बताए गए कंपनी के प्लांट्स को जाकर देखना था। वे वास्तव में वहाँ पर हैं भी या नहीं। क्लाइंट का कहना है कि फैक्ट्री शेंजन में है, जो हांगकांग से ज़्यादा दूर नहीं है। मैंने कहा, तब तो हम एक दिन की ट्रिप में इसका पता लगा लेंगे। ये बहुत अच्छा होगा। वे लोग कह रहे हैं कि फैक्ट्री कस्बे के बीचों बीच है और अगर हमें उसे बंद कर दिया जाए तो हमें रेसिडेंशियल फ्लैट्स बनाकर भी बेचे जा सकते। मैंने कहा। जैसे मैंने अपना वाक्य पूरा किया, देबू लिविंग रूम में चला आया। मैंने उसे उंगलियों के इशारे से चुप रहने को कहा। उसने सिर हिला दिया। फिर वह फ्रिज की ओर गया और स्ट्रॉबेरी योगर्ट का एक कप निकाल लिया। उसने मुझे ऑफर किया, लेकिन मैंने अपनी चाय के साथ कुछ थी। मैंने उसे एक फ्लाइंग किस दिया। वह मुस्कुरा दिया। फिर मैं कॉल की ओर मुड़ी। शेंजन तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में लोकेशन और लोकल अथॉरिटी की सहमति पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन कामकाजी मजदूरों के बारे में क्या? जोश ने कहा। वह हांगकांग डिस्ट्रिक्ट डेट ग्रुप में वीपी था। देबू डाइनिंग टेबल पर बैठ गया और अपना स्नैक्स खाने लगा। स्पीकर पर ऑनलाइन कॉल जारी रहा। हम 200 कामगारों की ज़रूरत होगी, लेकिन वे तभी तक रुके रहेंगे जबकि हम कंस्ट्रक्शन जारी रखें। मैंने कहा, लेकिन अगर हम बिजनेस चालू रखेंगे तो इसमें अभी केवल $40 मिलियन का खर्चा होगा, लेकिन हम पर अपार्टमेंट्स के लिए ज़मीन बेच दें तो 71 मिलियन मिलेंगे। जोनाथन ने कहा। वाह, ये तो कमाल है। पीटर ने कहा। बिल्कुल, और इसलिए हम चाहते हैं कि लैंड सेल के ऑप्शंस टटोलें। मैंने कहा, ठीक है, हमें कुछ दिनों का वक्त दीजिए, हम विजिट करके आते हैं। जॉन ने कहा। उम्मीद है कि हमें अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। मैंने कहा। कॉल पूरा कॉल पूरा हुआ। मैंने फ़ोन रखा और लैपटॉप बंद कर दिया। देखा कि देवी वहीं बैठा है। अरे, तुम यहीं हो? तुम्हारी बातें सुन रहा था।
बोरिंग बैंकर स्टफ, राइट? कुछ कुछ, लेकिन शायद मैं समझ पा रहा था कि किस बारे में था। ये एक नई डील, कंपनी दिवालिया हो चुकी है, लेकिन चीन में उसकी कुछ फैक्ट्रियां हैं। और तुम लोग उस पर ताला लगवा कर उसकी ज़मीन अपार्टमेंट्स के लिए बेचना चाहते हो। बिल्कुल। फैक्ट्री पुरानी है, लेकिन उसकी लोकेशन बहुत कमाल की है। चीन तेज़ी से बढ़ रहा है और ये शहर के बीचों बीच है। चलो, देर हो गई, अब सो जाते हैं। नो वेट, फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स का क्या होगा? उन्हें जाना होगा। हम उन्हें कुछ मुआवजा देंगे। और उनके परिवार, तुम लोग उन्हें नए जॉब क्यों नहीं दे सकते? देबू, वे लोग खुद देख लेंगे। हम उन्हें मुआवजे के तौर पर कुछ महीनों की सैलरी देंगे। इतना आसान नहीं है। किस तरह का घटिया पूंजीवाद है? क्या? सीरियसली? घटिया पूंजीवाद? तुम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा लेना चाहती हो। वेल, ये मेरा जॉब है। हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं ताकि हमें उन पर अच्छा रिटर्न मिल सके। लेकिन इसके लिए तुम लोगों को पेट पर लात मारने की क्या ज़रूरत है? ये कोई बंगाली कम्युनिज्म वाली प्रॉब्लम तो नहीं? बंगालियों को कुछ कम्युनिज्म से कुछ ज़्यादा ही प्यार होता है। मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये गलत है। मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। हम वही कर रहे हैं जिससे कानूनी तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सके, ताकि पहले ही अमीर गोल्डमैन सॉक्स के पार्टनर्स और अमीर बन जाएं। लेकिन फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों का क्या होगा? देबू, ये मुसीबत गोल्डमैन सॉक्स ने नहीं पैदा की है। ये कंपनी मैनेजमेंट की गलती है। उसने बहुत सारा कर्जा ले लिया, बिना सोचे समझे बिजनेस किया और कंपनी दिवालिया हो गई। इसलिए आज उसके मजदूरों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। हम तो केवल इस फैले हुए रायते को साफ करना चाहते हैं। जैसे गिद्ध लाशों पर मंडराने लगते हैं। गिद्ध भी वही कह सकते हैं कि वे सफाई करने आते हैं, जबकि वो केवल अपना पेट भरने आ रहे होते हैं। ये कोई बहुत अच्छी तुलना तो नहीं है, लेकिन तुम चाहो तो ऐसा मान सकते हो। तुम इस काम का पैसा मिलता है तो हम बड़ी रिस्क भी तो लेते हैं। नहीं तो इस तरह की कंपनी को कोई छूना भी नहीं चाहता। तुम्हें अपना जॉब पसंद है? हाँ देवो, आई लव इट। मैं अपना काम बहुत अच्छे से करती हूँ और ये बहुत एक्साइटिंग भी है। तुम बहुत मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ। गोल्डमैन सॉक्स एक बड़ी कंपनी है। मुझे पैसा भी खूब मिल रहा है और काम का दबाव ज़रूर है, लेकिन मुझे ये पसंद है। पता नहीं, लेकिन मुझे ये काम अच्छा नहीं लग रहा। आई होप वह नौकरी करते करते तुम पत्थर ना बन जाओ। पत्थर क्या मतलब? जब मैं तुमसे मिला था तुम एक स्वीट और इनोसेंट लड़के थे। तुम्हारे भीतर ये सॉफ्टनेस थी। मैं अभी भी वही हूँ और ये केवल एक जॉब है। अच्छा, तुमने डिजिटल एंड एजेंसीज के बारे में एजेंसीज के लिए अप्लाई किया? कर दूंगा। मुझे तो लगा कि तुम कहोगे कि मैं कर रहा हूँ। मैं कर दूंगा राधिका, मुझ पर जोर मत डालो। सो यही मैं कहना चाह रहा था कि तुम सख्त होती जा रही हो। मैं केवल तुम्हारी फिक्र कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जॉब में खुश रहो, तुम अच्छे से सेटल हो जाओ, फिर हम आगे की स्टेप उठाएं। कौन से स्टेप? अब सिर अब पानी सिर से ऊपर निकल चुका था। देबू अच्छी तरह जानता था कि मैं क्या कह रही हूँ, फिर भी वो अनजान बनने का नाटक कर रहा था। फिर मैंने खुद को संभालते हुए कहा, हमारी शादी के बारे में कितनी बार मुझे ये मामला तुम्हारे सामने उठाना होगा? ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ। तुम्हें कोई भीख भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं अपनी माँ के सामने कब तक बातें बनाती रहूँ? मैं तुम्हें कह चुका कि मैं अब इसके लिए तैयार नहीं हूँ। हम कल शादी नहीं करने जा रहे देबू, लेकिन कुछ तो प्लान्स तो बनाने होंगे ना। मुझे अपने पेरेंट्स को बताना होगा कि मेरी ज़िंदगी में कोई है, ताकि वो मेरे लिए लड़का ढूंढने के लिए दिल्ली में मारे मारे ना फिरें। तो तुम मुझसे क्या चाहती हो? मुझे बताओ कि हमारे बारे में तुम्हारा क्या प्लान्स है? तुम 1 साल बाद शादी करना चाहते हो, 2 साल बाद या 3 साल बाद? कुछ तो बताओ। इस बारे में कोई भी बात करने से बहुत जल्दीबाजी होगी। हम पिछले 2 साल से लिव इन में हैं। अब बिल्कुल समय आ गया है कि हम इस बारे में सोचें। मुझे नहीं लगता कि समय आ गया, और मुझे लगता है समय आ गया हमारे यहाँ के टकराए। तब तो तुम्हें तब तुम्हें ठीक होंगे। आफ्टर ऑल तुम्हें ज़्यादा बोनस मिलता है, राइट? व्हाट द फक? क्या तुमने क्या कहा? मैंने उसे उंगली दिखाते हुए कहा, कुछ नहीं। हम तुमने हमारे मैरिज डिस्कशन के बीच में मेरे बोनस लाने की कोशिश की? नहीं। हाँ, तुमने ऐसा किया। मेरे बोनस की बात तुम्हारे दिमाग में क्यों बैठी हुई है? नो आई डोंट वांट नो आई डोंट केयर। यू श्योर? जब मैं तुमसे मिली तब अगर मैं इस स्वीट और इनोसेंट लड़की थी, तो तुम एक स्वीट बॉय थे जो मैनहट्टन में टहलते समय फेमिनिज्म की बातें किया करता था। याद है ना ये तुम्हें? तुम्हें कितना बोनस मिला है इससे मुझे कोई परवाह नहीं। ओके, कुल जमा यही बात है। फिर क्या बात है, बताओ मुझे। अगर हम 2 साल से साथ रहे हैं तो हमारे लिए अपने फ्यूचर
फ्यूचर की बात करना गलत क्यों? आई एम नॉट श्योर। किस बारे में? मुझे नहीं मालूम। मान लिया हमने शादी कर ली, फिर हमारा एक परिवार होगा, बच्चे होंगे, राइट? हाँ बिल्कुल। तो मैंने हमेशा सोचा है कि मेरे बच्चों की माँ कैसी होगी। बच्चों की माँ? कभी कभी दिव्य ऐसे पागलों जैसी बातें करता था कि लगता था ये लोग अपनी एड एजेंसी में बैठकर जाने जाने कौन से चरस लेते होंगे। हाँ, ये बहुत श्योर है कि मेरे बच्चों की माँ कैसी होगी, देबू ने कहा। श्योर, मैं भी अपने बच्चों के लिए एक अच्छा पापा चाहूँगी। क्या तुम पॉइंट पर आओगे? तो क्या तुम इसी तरह काम करती रहोगी या बच्चे होने के बाद काम छोड़ दोगी? आई डोंट नो। मैंने इस बारे में सोचा नहीं, लेकिन मैं काम करना जारी रखना चाहूँगी। तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा कर पाओगे? देखते हैं, यदि मैं इतना पैसा कमाती रही तो फुल टाइम हेल्प लेना अफोर्ड कर पाऊँगी। मैं ऑफिस के पास एक घर ले लूँगी और अपने पेरेंट्स के यहाँ बुला लूँगी। इसी को लेकर मैं श्योर नहीं हूँ। क्या? यह कि अगर तुम यही सख्त जॉब करती रही, ये लोगों को पेट पर लात मारने का काम, तो क्या तुम अपने बच्चों को प्यार कर पाओगे? व्हाट द फक देबू, मैंने चिल्लाकर कहा। देखो, तुम आपक हो रही हो, जबकि तुम ही डिस्कशन करना चाहती हो। ये डिस्कशन नहीं है, तुम बुलशिट बातें कर रहे हो। स्वीपिंग जजमेंट ऐसा नहीं है, ओके? आई लाइक यू, आई लव यू, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चों की माँ घर पर उनकी देखभाल करे। शायद मैं ऐसा ही करूँगी अगर ज़रूरत हुई तो। देखो, तुम खुद ही श्योर नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे पास हाई फाई मेगा जॉब है। मेरी जॉब से मेरी एक अच्छी माँ होने पर कोई संबंध नहीं है, ओके? हम 30 सेकंड चुपचाप एक दूसरे को घूरते रहे। आखिरकार वो बोला, मुझे नहीं लगता कि हम ये कर सकते हैं, रियली आई कांट। पल भर को मेरा दिल ही थम गया। क्या उसने ब्रेकअप की बात कही थी? ओह माय गॉड, क्या मुझे प्यार करने वाला इकलौता आदमी भी मुझे छोड़कर जाने की धमकी दे रहा था? मैंने खुद को संभालते हुए सॉफ्ट आवाज में कहा, देबू क्या बात है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? उसने कंधे उचका दिए। काम का तनाव? नहीं, मेरी जॉब की वजह से। देखो, ये डिस्ट्रेस डेट बिजनेस है, इसमें इतना परेशान मत हो। केवल यही बात नहीं है, आधी रात हो चली है, मुझे सुबह 6:30 बजे उठकर एक अर्ली मॉर्निंग मीटिंग की तैयारी करनी है। देबू शांत हो जाओ। सॉरी, मैंने तुमसे ऊंची आवाज़ में बात की। मैं तुम्हें समझने की कोशिश करूंगी, ओके? मैं आगे बढ़ी और उससे बाहों में बल लिया। ये मेरी गलती है, ये इस तरह की बातों के लिए सही समय नहीं है, मैंने कहा। इट्स फाइन, उसने अपने को मेरी बाहों से छुड़ाते हुए कहा। अब सो जाए, मैंने कहा। उसने सिर हिला दिया। हम साथ साथ लेट गए। मैंने अपना नाइट सूट उतारा, उसने और उसे अपने करीब खींच लिया। मैं थक गया हूँ, गुड नाइट बेबी, उसने कहा और दूसरी तरफ मुंह करके सो गया। मैं पूरी रात सो न सकी और ये सोचती रही कि देबू मुझे छोड़कर जाने के बारे में सोचने लगा तो मैं क्या करूँगी। मैं 5 बजे ही उठ गई। अगला 1 घंटा मैंने ब्रेकफास्ट बनाने में लगाया। मैंने पेनकेक्स बनाए जो देबू को बहुत पसंद थे। मैंने एक फ्रूट ट्रे भी बनाई, अंडे उबाले और टोस्ट बनाए। मैं सोच रही थी कि ये सब मैं क्यों कर रही हूँ। क्या मैं देबू को खुश करना चाहती थी? क्या हम उसे ये बताना चाहते कि देबू मुझसे मैं घर का काम भी अच्छे से संभाल सकती हूँ और एक अच्छी माँ बन सकती हूँ? ये शायद उसे इस तरह से स्वीट और इनोसेंट हो जाना चाहती थी जिसे कि दब्बू और आज्ञाकारी कहा जाता है। लेकिन मैं इतना ज़रूर चाहती थी कि देबू उठे और ये देखकर बहुत खुश हो जाए। मैं उस चाइना डील या बोनस से भी ज़्यादा चाहती थी। सच यही था कि उसके इन शब्दों में मुझे अंदर तक हिला दिया था कि शायद मैं अच्छी माँ नहीं बन सकती। मैं 6:45 बजे लिविंग रूम में आया। तब तक मैं प्लेट सजा चुके थे और ऑरेंज जूस से भरे एक जार टेबल पर रख चुके थे। वाह, उसने आँख मलते हुए कहा। गुड मॉर्निंग, मैंने बेहद खुशगवार आवाज़ में कहा। ये तुम क्या कर रही हो? पैनकेक्स बना रही हो, तुम्हें पसंद है ना? तुम इसे मैपल सिरप या हनी के साथ खाते हो? मैपल सिरप? ये वीकेंड है, उसने उलझन के साथ कहा। नहीं, बुधवार है, लेकिन मैंने सोचा कि आज कुछ स्पेशल बनना चाहिए। मैंने ब्लूबेरी, रास्पबेरी और ब्लैकबेरी से सजी प्लेट उसके सामने सरका दी। फैंसी बेरी तो तुम्हारे लिए अच्छी है, जब तक पैनकेक्स नहीं बन जाते। इसे इनसे शुरुआत करो। तुम्हें काम पर नहीं जाना है? जाना तो है, आज तुम्हारी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी ना। तुम्हारे साथ ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं उसके लिए तैयारी करने लगूंगी। पैनकेक्स की महक से पूरा घर भर गया। मैंने 2 केक प्लेट में निकाले और उन पर मैपल सिरप डाल दिया। फिर मैंने एक अच्छे केले की पतली स्लाइस काटी और उन पैनकेक्स के आसपास सजा दिया। मैंने प्लेट देबू को बढ़ा दी। और तुम? देबू ने पूछा। मैं और बना रही हूँ। क्या मुझे
कम सख्त मानेगा। मैंने मन ही मन सोचा। वो चुपचाप खाता रहा। शायद वो सोचता हुआ कि कहीं कोई सपना तो नहीं। मैंने अपने पैनकेक्स तैयार करके उन्हें लेकर सामने बैठ गया। बहुत यम्मी बने, उसने कहा। थैंक यू। थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए, तुमने इतनी मेहनत की। तुम इतने बजे उठ गई थी? 5 बजे। तुम कितने बजे पहुँच गए? 5 बजे। केवल 1 घंटा जल्दी। मैंने झूठ कहा क्योंकि पूरी रात सोई नहीं थी। तुम थकी सी लग रही हो। इट्स ओके। उसने पैनकेक का एक टुकड़ा काटा। राधिका, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम सॉरी कहोगे। इट्स ओके। मैंने मन ही मन कहा। क्या? दिस इज़ रियली स्वीट। थैंक्स। मेरे स्वीट बॉयफ्रेंड के लिए स्वीट गेस्चर है। दिस इज़ रियली स्वीट। राधिका, दिस इज़ रियली स्वीट। बट क्या? आज तुम ये सब कर रही हो, ये कमाल है, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। किस बात को लेकर बेबी? हम ही लेकर? क्यों? रात वाली बात पर। हम दोनों गुस्से में थे। मैंने कहा, बात केवल कल या रात ये गुस्सा आने की नहीं है। मैं इस बारे में कई दिनों से, शायद कई हफ्तों से सोच रहा हूँ। रियली? और तुमने इस बारे में मुझसे कभी बात नहीं की? मैंने कहा, मुझे महसूस हुआ कि मैं स्टूपिड थी जो सुबह से उसके लिए सब पका रही थी। बात करने को कुछ था ही नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं खुश नहीं हूँ। तुम मुझसे बोर हो गए हो? डोंट बी स्टूपिड। फिर मेरे मन में मेरी पत्नी की एक कल्पना है, मेरे बच्चों की मैं माँ की एक कल्पना। मैं तुम्हें जज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे एक हाउस वाइफ चाहिए। क्या? मेरे हाथ से मेरा फोर्क लगभग नीचे गिर गया। मैं यही देखकर बड़ा हूँ। मैं काम पर जाऊँ, पैसा कमाऊँ, मेरी बीवी घर से हमारी छोटी छोटी ज़रूरतों का ख्याल रखे। हैप्पी फैमिली। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें ये नहीं कहा था कि आज के ज़माने की औरतें कुछ भी अचीव कर सकती हैं? क्या तुमने मुझे डिस्टेंस डेट के लिए अप्लाई करने के लिए इनकरेज नहीं किया था? किया था। और मैं अभी एडमायर करता हूँ। मैं ऐसी औरतों की इज्जत करता हूँ जो बड़ा अचीव करती हैं। लेकिन तुम ऐसी किसी औरत के साथ रह नहीं सकते। पता नहीं, शायद हाँ, शायद नहीं। लेकिन जब मैं अपनी शादी के बारे में सोचता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि मेरा घर होगा जहाँ पर मेरी बीवी और मेरे बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। और मैं ऐसे ही नहीं हो सकती। क्या तुम अपना जॉब छोड़ोगी? क्यों देवी? मुझे अपना जॉब क्यों छोड़ना चाहिए? मुझे पसंद है और मुझे बहुत कुछ देता है। और घर का क्या होगा? घर? तुम भी तो काम पर जाओगे ना, तो मैं क्यों नहीं जा सकती? वो तो तुम चाहती हो तुम काम करो और मैं घर पर रहूँ। मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन मैं घर और नौकरी में से किसी एक को ही चुनूँ ही क्यों? समझ गया। क्या समझे? तुम और पैसा कमाओ, नौकरी में छोड़ो। तुम अपना हाई फाई जॉब नहीं छोड़ोगे। विल यू स्टॉप इट? जब तुम अच्छा करते हो तो मैं तुम्हारे लिए खुश होती हूँ, है ना? तो तुम मेरी कामयाबी से खुश क्यों नहीं हो सकते? किसी को भी जब तक नौकरी छोड़ने की ज़रूरत नहीं होती, जब तक कि उन्हें ऐसा करने को मजबूर ना होना पड़े, इसके बाद भी हमारी एक हैप्पी फैमिली हो सकती है। देबू चुप रहा। जाहिर है मेरी बातों पर उस पर कोई असर नहीं था। कुछ कहो? मैंने अपनी प्लेट नीचे रखते हुए कहा। वो चुपचाप बैठा रहा। मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। मैंने एक टिश्यू पेपर से अपनी आंखें पोंछी। उसने अपना हाथ मेरे हाथ पर रखा। डोंट क्राई। तो पहले ऐसा कुछ करो मत कि मुझे रोना आ जाए। रहना तो ये सब, तुम अपने को स्ट्रेस में डाल रही हो। मैं ठीक हूँ। तुम एक सिंपल इंडियन गर्ल हो। तुम्हें प्यार करने और प्यार किए जाने दोनों की ज़रूरत महसूस होती है। हाँ, मैं ऐसी हूँ। मैं हम सबका ख्याल रखूँगा। क्या तुम केवल मेरा और मेरे बच्चों का ध्यान नहीं रखोगे? 7:20 हो गए हैं, मुझे जाना है। मैं बाथरूम की ओर चली गई। पीछे से देबू की आवाज़ आई। देखो, तुम यही करती हो। मैं तुमसे कुछ बात कर रहा हूँ और तुम। मेरी मॉर्निंग मीटिंग है जिसमें मुझे डील प्रेजेंट करनी है। मैं तुम्हें अब पहले ही बता दिया था, लेकिन मैं एक ज़रूरी बात कर रहा हूँ। आज की मीटिंग रहने दो। नहीं कर सकते। मुझे चाइना डील प्रेजेंट करनी है। लेकिन मैं एक ज़रूरी बात कर रहा हूँ। आज की मीटिंग रहने दो। नहीं, नहीं कर सकते। मुझे चाइना डील प्रेजेंट करनी है। मैं बाथरूम में गई, जल्दी से शॉवर लिया और नाइट क्लॉथ के बजाय वाइट शर्ट और ब्लैक ट्राउज़र पहन लिए। जब मैं बाहर आई तब देबू डाइनिंग टेबल पर बैठा था। मुझे इसी बात का डर डर है। माँ बनने के बाद तुम ऐसा ही करोगे। तब क्या होगा? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं 5 सेकंड तक उसे घूर कर देखती रही। इससे वह थोड़ा नर्वस हो गया। मैंने दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गई। दरवाज़ा बंद करते समय मैंने उसे एक बार फिर घूर कर देखा और जो उसे दरवाज़ा बंद कर दिया।
वाओ, बिग पार्टी नाइट यस्टरडे, जोनाथन ने कहा। हम मीटिंग रूम में बैठे दूसरों के आने का इंतज़ार कर रहे थे। नहीं, मैं घर पर ही थी। हमने चाइना डील कॉल पर बात भी तो की थी। लेकिन तुम्हारे आंखें लाल हैं। एक्चुअली मैं ठीक से सो नहीं पाई। डील स्ट्रेस, लाइफ स्ट्रेस। जोनाथन मुस्कुरा दिया। मैं समझ सकता हूँ। अगले कुछ मिनटों में क्रैग, जॉन और डिस्ट्रेस डेट ग्रुप के कुछ और वीपी और एसोसिएट भी आ गए। मैंने लक्स विजन डील प्रेजेंट की। मैं इसमें जल्दी किसी लोकल चाइनीज़ प्रॉपर्टी डेवलपर को इन्वॉल्व करूँगा, जॉन ने कहा। वह सही था। चीन में बहुत सारे नियम कायदे थे। सिस्टम में से बचकर निकलने के लिए एक ताकतवर लोकल पार्टनर की दरकार थी। श्योर, मैंने कहा। हांगकांग ऑफिस हांगकांग ऑफिस फैक्ट्री विजिट कर रहा है। मैं उनसे कहूँगी कि वो कुछ डेवलपर से बात करके रखें। मैंने अपना प्रेजेंटेशन पूरा किया और बैठ गए। एक और टीम ने अपनी डील प्रेजेंट की। मेरा सिर दर्द कर रहा था। मैंने स्पीकर के प्रेजेंटेशन का पूरा ध्यान देने की कोशिश कर रही थी कि मेरा फ़ोन बजा। पहले मैंने उसे इग्नोर किया, लेकिन वह लगातार गुनगुनाता रहा। मीटिंग रूम में अंधेरा था और स्पीकर एक स्लाइड प्रेजेंटेशन दे रहा था। मैंने फ़ोन निकाला, उसे टेबल के नीचे करके पढ़ने लगे। देबू के कई मैसेज थे। राधिका, अब मैं ये नहीं कर सकता। तुम मेरे बारे में चाहे जो सोचो, लेकिन मैं नहीं चाहता। मेरा यकीन करो, तुम्हारे साथ रहना आसान नहीं है। मैं एक सिंपल लाइफ जीना चाहता हूँ। एक सिंपल इंडियन गर्ल चाहता हूँ। मैं ब्रेकअप करना चाहता हूँ। मुझे मूव आउट करना है। इस महीने का रेंट मैं फ्रिज पर रख कर जाऊँगा। बाय। ये मैसेजेस पढ़ते समय मेरा चेहरा एक सफ़ेद हो गया। मैं वहाँ रिएक्ट नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने अपने दांतों को भींच लिया ताकि आंखों में आंसू न बह निकले। एक्सक्यूज़ मी, मैंने जोनाथन के कानों में फुसफुसाते हुए कहा और खड़ी हुई। मुझे बाहर जाना है, कहकर मैं दबे पाँव मीटिंग रूम से बाहर निकल गई। मैं लेडीज़ रूम में गई और तमाम मैसेजेस को फिर से पढ़ा। मैंने देवी को फ़ोन लगाया। उसने मेरा फ़ोन काट दिया। फिर मैंने फिर लगाया। फिर मैंने उसे एक मैसेज भेजा, कैन यू कॉल मी। उसने 10 मिनट तक कोई जवाब नहीं दिया। मैं अपने क्यूब क्लब में आकर बैठ गई और हाथ से अपना चेहरा ढक लिया। ट्राइसिया, हमारे ग्रुप की कोई 60 साल की एक अमेरिकी महिला सचिव, ने मुझे देखा तो वो पूछा, यू ओके। मैंने सिर हिला दिया। बस थोड़ी थकी हुई हूँ। क्या तुम मुझे फ़ोन करोगे। मैंने एक और मैसेज भेजा। बात करने को कुछ है ही नहीं, उसका जवाब आया। मैंने उसे कॉल किया। उसने फिर मेरा फ़ोन काट दिया। मैं बिज़ी हूँ, उसका मैसेज आया। इससे ज़्यादा क्या ज़रूरी हो सकता है। कैन यू लीव मी अलोन प्लीज़। मेरी आंखों में आंसू फूट पड़े। मैं ऑफिस में रोना नहीं चाहती थी, लिहाजा मैंने आंसू को घूंट निकल लिया। हम 2 साल से साथ रह रहे हैं, क्या इसे ख़त्म कर देना इतना आसान है। मुझे पहले ही कर लेना चाहिए था। मैंने उसे फिर कॉल किया। इस बार उसने फ़ोन उठा लिया। मैंने कहा, मैं बात नहीं कर सकता। मुझे बार बार कॉल मत करो प्लीज़। क्या हम बाद में बात तय कर सकते हैं। मुझे जाना होगा। बाय। बस इतना ही। मेरा चेहरा लाल पड़ गया। मुझे मालूम था इससे पहले कि मैं सबके सामने टूट जाऊँ, मुझे ऑफिस से चल देना होगा। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मैं बाहर वॉक करके आ रही हूँ। मैंने स्टाइसिया से कहा, अगर मेरी ज़रूरत हो तो जोनाथन को मुझे कॉल करने को कह देना। मैं 85 ब्रॉड स्ट्रीट से बाहर निकल गई। वह खूबसूरत चमकीला दिन था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि वह न्यूयॉर्क का सबसे बुरा दिन है। मैं लगातार अपना फ़ोन देखती रही, इस उम्मीद में कि वो कॉल करेगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मैं वॉल स्ट्रीट पर दर्जनों चक्कर लगा चुकी थी। इस शहर में देबू जितना करीबी मेरा कोई और दोस्त नहीं था। मैं इस शहर की कल्पना भी उसके बिना नहीं कर सकती थी। शायद वो केवल अपसेट भर है, मैंने खुद से कहा। लेकिन मुझसे बातें करते समय वो कितना ठंडा, कितना ठोस जान पड़ रहा था। 1 घंटे बाद मैं काम पर लौट आई। जैसे तैसे पूरा दिन किया। मैंने लंच तक नहीं किया। 5 बजे मैं ऑफिस से निकल के और सबवे के मार्फत घर पहुंची। मैंने लिविंग रूम की बत्तियां जलाई। फिर बाथरूम में गई, जहाँ देखा कि काउंटर पर देबू के परफ्यूम में ट्रिमर नहीं थे। हुक में कोई कपड़े नहीं थे। बेडरूम में क्लोजेट खाली पड़ा था। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे किसी ने जोर से लात मारी हो। नहीं, ये केवल एक बुरा सपना है। कल रात मैं ठीक से सो नहीं पाई, इसलिए मैं सब इमेजिन कर रही हूँ, मैंने सोचा। मैं बेड पर बैठ गया और खाली क्लोजेट्स को देखने लगे। फिर मैं रो पड़ी। मैं रोती रही तब तक जब तक मेरी आंखों में देबू के कबड़ जितनी खाली नहीं हो गई।
प्लीज़ देबू, तुम्हारे तुम्हारे बिना घर खाली लग रहा। मैंने कहा। मैं सब एक कंपार्टमेंट में एक पोल पकड़ खड़ी थी। देबू को घर छोड़े 5 दिन हो गए थे। मैंने हर दिन उसे फ़ोन लगातार लगाकर वापस घर आने को कहा था। वह तुम्हारा घर है, तुम मेरे बिना वहाँ पहले भी रहती थी, राइट? हाँ, लेकिन उसके बाद हमारा घर बन गया था। ऐसा नहीं है, वो किराए का मकान है। सच कहो तो उसका किराया बहुत ज़्यादा है। इट्स ओके, तुम्हें आदत हो जाएगी। प्लीज़ देबू, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? मेरे भीतर एक हिस्सा ऐसा था जो इस तरह उसके सामने गिड़गिड़ाने को से बहुत बहुत बुरा महसूस कर रहा था। मैं सबके सामने उससे बात करते हुए आंसू बहा रही थी। मैं बस तुम्हारी एक आदत था, यकीन मानो। मेरा स्टॉप आ गया है। मैं तुम्हें घर से फिर फ़ोन लगाऊंगी। तुम कितने डिस्परेट हो गई हो। मेरे भीतर की मिनी मी ने कहा। हाँ, डिस्परेट हूँ, लेकिन केवल प्यार के लिए। प्यार के लिए ऐसा करने में कोई बुराई नहीं है। घर पहुंचकर मैंने फिर फ़ोन लगाया। उसने फ़ोन उठाया। पीछे कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मैं ऑफिस के लोगों के साथ बाहर आया हूँ, बाद में बात करें। केवल 2 मिनट के लिए मुझसे बात कर लो प्लीज़, मैंने कहा। मैं अकेलेपन से गिर गई थी और जैसे भी वो बात करना चाहते थे। चैट पर आओ, लेकिन 2 मिनट के लिए, उसने कहा, और मैं एक आज्ञाकारी सेवक की तरह से करने के लिए तैयार हो गई। व्हाट्सएप उसने मैसेज किया। तुम्हारा दिन कैसा रहा? फाइन। क्या तुम्हें यही कहना था? मैं सो नहीं पा रही हूँ। तुम्हें आराम से सोना चाहिए। आई बेग यू, लौट आओ। फिर से वो नहीं, राधिका प्लीज़। मैं तुम्हें अपने फैसले के बारे में बता चुका हूँ। मेरी गलती क्या है? मुझे बता दो, मैं अपने को मैं चेंज कर लूँगी। सब ठीक है। तुम चाहते हो कि मैं जॉब छोड़ दूँ, है ना? ये तुम्हारी लाइफ है, मर्जी हो तो करो। देबू प्लीज़ लिसन, ऑफिस वाले साथ में, मुझे जाना होगा, बाय। उसके बाद उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फ्रिज खोला, वाइट वाइन की एक बोतल खोली और अपने लिए एक बड़ा गिलास तैयार किया। उसके बाद एक और, फिर और। नशे की हालत में मैंने उसे एक मैसेज भेजा, आई लव यू देबू। उसने मैसेज देख लिया, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ मेरे लिए। और चीज और चीज़ मायने नहीं रखती। मैंने दूसरा मैसेज किया, भेजा, लव यू दिव्यू, मोर देन एनी वन एल्स। मैंने एक बार मैंने एक बार के एक मैसेज भेजती रही। फिर मैंने देखा कि वो कुछ लिख रहा है, कुछ जवाब देने जा रहा था। मुझे खुशी से घेर लिया। मुझे परेशान मत करो, इस बात को अच्छी तरह से कहने में और कोई तरीका है क्या? देबू का रिप्लाई आया। मैंने अपने लिए चौथा गिलास तैयार कर लिया। मुझे उसे और परेशान नहीं करने के लिए खुद को तैयार करना था। देबू के मेरी ज़िंदगी से चले जाने के 1 महीने के बाद हमने लक्ष्य विजन डील कर ली। चाइना फैक्ट्री साइट पर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की बहुत संभावनाएं थीं। अगर हमें सही लोकल पार्टनर मिल जाएं, तो हम 2 साल पर इस पर अच्छा मुनाफा कमाने की उम्मीद कर सकते थे। हमने एक बहुत मुश्किल डील को क्लोज किया था और जोनाथन पार्टी मनाने के मूड में था। मैं ड्रिंक्स खरीदने जा रहा हूँ, 7 बजे हैरिज पर मिलते हैं, उसने क्रैग और मुझसे दोपहर में कहा था। क्रैग ने अपने क्यूबिकल में थम्स अप करके अपनी सहमति दी। राधिका, यू ऑन? जोनाथन ने पूछा। मैंने उसे खाली नज़रों से देखा। पिछले 1 महीने से मैं ऑटो पायलट मोड पर काम किया था। मैं सुबह ऑफिस पहुंचती, अपनी सीट पर बैठती, कंप्यूटर काम करती और 8 बजे घर के लिए निकल जाती। मैं कोशिश करती थी घर जाने में जितनी देर हो उतना अच्छा। मैं खुद को घर पहुंचने से पहले थका देना चाहती थी। जब मुझे हिम्मत होती मैं देवी को मैसेज या कॉल करती, लेकिन उसने मुझे किसी तरह का रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया था। मैंने लोगों से घुलना मिलना बंद कर दिया था। खाना ना के बराबर खाती, माँ से कम बातें करने की कोशिश करती। मैं रात में 2 या 3 घंटे ही सो पाती थी। पूरे समय छत को ताकती रहती या टीवी पर फिट या खुश रहने की जुगत बताने वाले शो देखती रहती। यही कारण था कि जोनाथन के एक सीधे से सवाल को मैं समझ नहीं पाई थी। आज शाम को तुम्हारे कोई प्लान्स तो नहीं है? उसने फिर पूछा। मैंने सिर हिलाकर मना किया। भला मेरे प्लान्स अब कहाँ से होते? फिर हैरिस पर आ जाओ, हम लक्स विजन डील क्लोजिंग को सेलिब्रेट करेंगे। श्योर, मैंने कहा। टूटा दिल, शराब का नशा, उस पर से मेरी जैसी लड़की, ये एक खतरनाक कॉम्बिनेशन।
सभी दिल खोलकर सेलिब्रेट कर रहे थे और अपना दर्द भुलाने के लिए शराब पिए चली जा रही थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं उस इंसान से इतना प्यार करती थी। मैं उसे नफरत करने के कारण तलाशने लगी। कैसे वह बैठकर टीवी देखता रहता था और कुछ नहीं करता था। कैसे वह वीकेंड पर शाम तक नहीं नहाता नहीं था। कैसे वह मेन्यू में सबसे सस्ती चीज़ें ऑर्डर करता था। हाँ, राधिका वो इस लायक नहीं था, लेकिन अजीब बात थी, जिन चीज़ों के कारण पहले मुझे उस पर गुस्सा था, अब उन्हीं कारण मैं उसे याद कर रही थी। मैं बार में एक कोने में जाकर बैठकर दूर से अपने साथियों को देखती रही। गाना बज रहा था पैसेंजर का, लेट हर गो। मैं सोचने लगी कि पैसेंजर को कैसे पता कि मैं अभी क्या सोच रही हूँ। यू नीड द लाइट व्हेन इट इज़ बर्निंग लो, ओनली मिस द सन व्हेन इट इज स्टार्ट्स टू स्नो। व्हाट्सअप राधिका, जोनाथन मेरे पास आया, कम ऑन जॉइन अस। अभी आती हूँ, वैसे भी यहाँ आराम से बैठी हूँ। ये गाना मुझे पसंद है। स्टार्टिंग एट द सीलिंग इन द डार्क, सेम ओल्ड empty feeling in your heart, cause love becomes slow, it goes so fast। जोनाथन ने अपना गिलास उठाया और मैंने अपना। हमने चीयर्स किया। डिस्ट्रिक्ट गुरु में तुम्हें अच्छा तो लग रहा है ना, जोनाथन ने कहा। मैंने कंधे उचका दिए। पता नहीं, आई कांट रियली से। और इसके बावजूद जोनाथन मेरे कलीग और बॉस था। मैं उसके सामने फूट फूट कर रोने लगी। पक, आजकल मैं इतना रोने क्यों लगी हूँ? क्या हम अब मैं अपने को अपने कलीग्स के सामने बेवकूफ़ साबित करना चाहती हूँ? मैंने मन में कहा। क्या हम तुम्हारी कुछ मदद कर सकते? जोनाथन ने हैरत से पूछा। मैंने नज़रें झुका रखी और सिर हिलाकर इनकार कर दिया। अमेरिका के लोग किसी पर्सनल स्पेस में दखल देना पसंद नहीं करते, इसलिए जोनाथन ने कहा, मैं जा रहा हूँ, जब तुम्हें ठीक लगे हमारे साथ शामिल हो जाना, ओके? मैंने आम में भर दी। मैं अपना जॉब छोड़ने का फैसला कर लिया था। कोई भी डीली कंपनी या जॉब इसके लायक नहीं था। इन सबको मूल तभी तक था जब देबू मेरे साथ था। मुझे प्यार की दरकार थी, लेकिन गोल्डमैन हमें बोनस में प्यार नहीं दे सकता था। मैं 1 2 3 4 5 गिलास शराब पी गई। फिर मैंने देवी को ये बताने के लिए फ़ोन लगाया कि ये जॉब छोड़ रही हूँ। उसने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने उसे ये आमने सामने बैठकर बताना चाहती थी। मैंने जोनाथन को जाने का इशारा किया और फिर बाहर चली गई। शराब के कारण मैं खुद को हल्का महसूस कर रही थी। एक फ्लोरिस्ट से मैंने कई दर्जन गुलाब खरीदे थे और एक येलो कैब ड्राइवर में सवार हो गई। टिफनी ऑन 5th एवेन्यू प्लीज, मैंने कहा। मैं एन वक्त पर टिफनी स्टोर पहुंची जबकि वो बंद होने वाला था। रिंग्स फॉर मैन, मैंने कहा। सेल्स पर्सन ने मुझे सोने और प्लेटिनम की कई रिंग दिखाई। मैंने प्लेटिनम की एक क्लासिक रिंग चुन ली। एक्सेलेंट चॉइस। इसके लिए $2000। मैंने अपना क्रेडिट कार्ड निकाला। थैंक यू। क्या आप गिफ्ट रैपिंग करना चाहेंगे? यस प्लीज़। इस स्टोर से निकलकर मैंने एक और टैक्सी पकड़ी। ब्रुकलिन हाइट्स प्लीज़। टैक्सी एफडीआर पर चल पड़ी। ब्रुकलिन पुल पार किया और ब्रुकलिन पहुंच गए। देबू की बिल्डिंग तक पहुंचने में मुझे 40 मिनट लगे। फिर वो फिर से अपना पुराने रूममेट के साथ रहने चला गया था। उसकी बिल्डिंग की लिफ्ट खराब थी, तो मैं सीढ़ियों के रास्ते 5 मंजिल ऊपर चढ़ कर गई। फिर बजाने से पहले मैं रुक गई। मैं उसको सरप्राइज देना चाहती थी। मैं उसके पास उसके पास एक रिंग, एक गुलाबों का बुके और जब छोड़ने का अपना फैसला लेकर आई थी। मैं वैसी लड़की बन जाना चाहती थी जैसे वो चाहता था। मैंने उसके घर के बाहर रखा प्लांट पॉट उठाया। चाबियां उसी के नीचे थी। मैंने दरवाज़ा खोला। लिविंग रूम में अंधेरा था। मैंने बत्तियां जला दी। दो बेडरूम के दरवाजे बंद थे। ये देवू के रूममेट्स के बेडरूम थे। मैं तीसरे बेडरूम की ओर बढ़ी। मुझे मुझे म्यूजिक की आवाज़ सुनाई दी। हाँ, देवू भीतर था। मैंने 2 बार नॉक किया, लेकिन शायद उसने सुना नहीं। क्या वो म्यूजिक सुनते सुनते सो गया था? मैंने चाबी से दरवाज़ा खोला और आहिस्ता भीतर दाखिल हुआ। मैंने सीधे उसकी बाहों में समा जाना चाहती थी। एक छोटा सा बेड साइड लैंप जल रहा था। जो मैंने देखा, उसे समझने में कुछ सेकंड लगे। देबू देबू और एक गोरी लड़के एक दूसरे से गुत्थम गुत्ता थे। उनके शरीर पर कोई कपड़े नहीं थे।
मैं सांस नहीं ले पा रही थी, मुझे दरवाज़ा बंद कर बाहर निकल जाना था, लेकिन उसके लिए बजाय मैं वहीं खड़ी रही। व्हाट द फक, देबू ने मुझे देखते ही कहा। आई एम सॉरी। ओ फक, अमेरिकन लड़के ने कहा। उसके 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 और उसके ओ फक, अमेरिकन लड़के ने कहा। उसके बाएं ब्रेस्ट पर एक छोटा सा टैटू बना हुआ था, उसकी ऊपरी होंठ में छिदा हुआ था। पता नहीं क्यों मैं वहाँ खड़ी है तमाम देखे, ये तमाम। मैंने दरवाज़ा खोला, लिविंग रूम में अंधेरा था। मैंने बत्तियां जला दी। दो बेडरूम के दरवाजे बंद थे। ये देवू के रूममेट्स के बेडरूम थे। मैं तीसरे बेडरूम की ओर बढ़ी, मुझे म्यूजिक की आवाज़ सुनाई दी। हाँ, देवू भीतर था। मैंने 2 बार नॉक किया, लेकिन शायद उसने सुना नहीं। क्या वो म्यूजिक सुनते सुनते सो गया था? मैंने चाबी से दरवाज़ा खोला, आहिस्ता से भीतर दाखिल हुआ। अ, मैंने दरवाज़ा खोला, लिविंग रूम में अंधेरा था। मैंने बत्तियां जला दी। 2 बेडरूम के दरवाजे बंद थे। ये देवू का रूममेट्स के बेडरूम थे। मैं तीसरे बेडरूम की ओर बढ़ी, मुझे म्यूजिक की आवाज़ सुनाई दी। हाँ, देवू भीतर था। मैंने 2 बार नॉक किया, लेकिन शायद उसने सुना नहीं। क्या वो म्यूजिक सुनते सुनते सो गया था? मैंने चाबी से दरवाज़ा खोला और आहिस्ता से भीतर दाखिल हुआ। मैं सीधे उसकी बाहों में समा जाना चाहती थी। एक छोटा सा बेड साइड लैंप जल रहा था। जो मैंने देखा, सब उसे समझने में कुछ सेकंड लगे। देवू और एक गोरी देवू और एक गोरी लड़की एक दूसरे से गुत्थम गुत्ता थे, और उनके शरीर में कोई कपड़े नहीं थे। मैं सांस नहीं ले पा रही थी, मुझे दरवाज़ा बंद कर बाहर निकल जाना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय मैं वहीं खड़ी रही। व्हाट द फक, देबू ने मुझे देखते ही कहा। आई एम सॉरी। ओह फक, अमेरिकन लड़के ने कहा। उसके बाएं ब्रेस्ट पर एक बड़ा सा टैटू बना हुआ था, उसकी ऊपरी ओंठ में छिदा हुआ था। पता नहीं क्यों मैं वहाँ खड़ी तमाम तमाम पता नहीं क्यों वहाँ खड़ी ये तमाम ब्यूरे नोटिस करती रही और वहाँ से भाग क्यों नहीं गई। राधिका, देबू ने कहा। मैं कांपने लगा। यू नो हर, लड़के ने कहा। देबू ने कहा। जानता हूँ, नहीं जानता था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, मैंने कहा। शर्म के मारे मेरे चेहरा लाल हो गया था। वाकई तमाम ब्यूरे को नोटिस करते और वहां से भाग क्यों नहीं गए। राधिका, देबू ने कहा। मैं कांपने लगी। यू नो हर, लड़के ने कहा। देबू ने कहा। जानता हूँ, नहीं जानता था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, मैंने कहा। हमारे सर में से मेरा चेहरा लाल हो गया था। वाकई में यहाँ क्या कर रही थी? एक हाथ में बुक और दूसरे हाथ में टिफिन बॉक्स लिया, और फिर पल भर में वहाँ से बाहर निकल गई। निकल निकाल और पल भर में मैं वहाँ से बाहर निकल गई और उसके घर से बाहर दौड़ लगा दी। मुझे मालूम नहीं वह मेरे पीछे आया या नहीं। मुझे नहीं लगता था कि वो आया होगा। ना ही मैंने उसे पलट कर देखा। आ, और फिर पल भर में वहाँ से बाहर निकल गई। मैंने उसके घर से बाहर दौड़ लगा दी। मुझे मालूम नहीं वो मेरे पीछे आया है या नहीं। मुझे नहीं लगता वो आया होगा। ना ही मैंने पीछे पलट कर देखा, और मैं केवल दौड़ती रही। मैं केवल दौड़ती रही और कहीं खो जाना चाहती थी। मैं दुआ करती रही कि मैं केवल दौड़ती रही।
मैं कहीं खो जाना चाहती थी। मैं दुआ कर रही थी कि कोई कैब मिल जाए, लेकिन नहीं मिली। रोना नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं राधिका, मैंने खुद से कहा। मैं जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचना चाहती थी, लेकिन मेरे हाथ और घुटने जवाब देने लगे। वहीं बीच सड़क पर घुटने के बल बैठ गई और रोने लगी। सुबह सुबह कर नहीं, बल्कि दाड़े मार कर रोना। कुछ लोगों ने अपने अपार्टमेंट की खिड़कियां खोलकर मुझे देखा। मुझे परवाह नहीं थी, लेकिन आखिर मुझसे भूल कहाँ हुई थी। छोटू बड़ी लड़की ने देबू के साथ टैटू वाली लड़की के साथ देबू की इमेज मेरे जहन से नहीं जा पा रही थी। एक पुलिस कार आकर मेरे पास रुकी। यू ऑल राइट लेडी, एक कॉप ने कहा। मैंने उसकी ओर देखा और सिर हिला दिया। तुम तुम यहाँ रहती हो? नहीं, ड्राइवर का घर जाना है। मैंने फिर से हिला दिया। आओ, हम तुम्हें सभी स्टेशन पर ड्रॉप कर देते हैं। मैं अपने जीवन में पहली बार पुलिस की गाड़ी में बैठी। 5 मिनट में उन्होंने मुझे क्लार्क स्ट्रीट सब स्टॉप पर उतार दिया। मैंने अपना मेट्रो कार्ड स्वाइप किया और 2 नंबर ट्रेन पकड़ ली। एक लाश की तरह मैं घर पहुंची। अंदर घुसने के बाद मैं सोफे में बैठ गई। बुके और रिंग अभी मेरे हाथ में थे। अ, मैंने उन्हें फर्श पर फेंक दिया और घर फोन लगाया। आई मिस यू। मैं अपने जीवन में पहली बार पुलिस की गाड़ी में बैठी। 5 मिनट बाद उन्होंने मुझे क्लार्क स्ट्रीट सबवे स्टॉप पर उतार दिया। मैंने अपना मेट्रो कार्ड स्वाइप किया और 2 नंबर ट्रेन पकड़ी। एक लाश की तरह मैं घर पहुंची। अंदर घुसने के बाद मैं सोफे पर बैठ के बुके और रिंग अभी मेरे हाथ में थे। मैंने उन्हें फर्श पर फेंक दिया और वह कौन लगाया और घर फोन लगाया। आई मिस यू मोम, मैंने कहा। मैंने मेरी आवाज़ सुनकर भाप लिया कि भीतर से टूटी हुई। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं। बताओ क्या हुआ? कुछ नहीं, बस घर की याद आ रही है। हम भी तुम्हें बहुत मिस करते हैं। आई लव यू मोम। आई लव यू टू बेटा। बहुत रात हो गई है, अब सो जाओ। गुड नाइट मोम। मैं सोफे पर ही पसर कर सो गई। ये व्हाट्सअप डील में कर, अंदर आ जाओ, जॉन ने कहा। मैं उसका ऑफिस के दरवाजे तक पर दस्तक दी थी तो जोनाथन ने बुलाया मुझे। पर्सनल रीजंस, मैंने सिर हिलाकर हामी भरी। अपना इस्तीफा मेल कर चुकी थी। मैंने बहुत कोशिश की थी सब कुछ पहले जैसा हो जाए, लेकिन न्यूयॉर्क शहर मुझे ऐसा करने नहीं दे रहा था। हर गली कूचा मुझे उसकी उसकी याद दिलाता था। चूंकि देव एडवर्टाइजिंग फील्ड का काम करता था, इसलिए हर एडवर्टाइजिंग होर्डिंग को देखकर मेरा दिल बैठ जाता। हर रेस्तरां मेनू मुझे पुरानी यादों में ले जाता। घर की हर चीज़ जैसे काटने को दौड़ते। मेरा कोई फ्यूचर प्लान नहीं था, लेकिन मैं जल्दी से जल्दी ये शहर जरूर छोड़ना चाहती थी। मेरा गला रूंध गया। क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? मैंने कहा। श्योर, जॉन ने कहा। मैंने एक गिलास पानी पानी लिया, एक घूंट पिया, लेकिन आंसू की एक बूंद फिर भी मेरे गालों में लुढ़क सी गई। मैंने अपना चेहरा छुपाने के लिए एक गिलास उठाया, लेकिन कोई फायदा नहीं। मैं रोने लगी। पानी की कुछ बूंदें उछलकर टेबल पर गिर पड़ी। आई एम सॉरी, मैंने कहा। इट्स ओके, जॉन ने कहा। उसने टिश्यू का एक बॉक्स मेरे आगे बढ़ा दिया। अगर कोई इंडियन इट्स ओके, जो ने कहा। मैं टिश्यू का एक बॉक्स मेरे आगे बढ़ा दिया। अगर कोई इंडियन बॉस होता तो अभी तक 5 बार सवाल पूछेगा होता कि क्या हुआ है। लेकिन अमेरिका में वे तब तक आपके जीवन में दखल नहीं थे जब तक कि आप खुद ऐसा ना चाहें। सुनो, मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए, लेकिन तुम्हें क्या पता है कि हम तुम्हारी कितनी कदर करते हैं। हाँ, मैनेजर बोलता था। इट्स ओके, जो ने कहा। मैं टिश्यू का एक बॉक्स मेरे आगे बढ़ा दिया। अगर कोई इंडियन बॉस होता तो अभी तक 5 बार पूछ चुका होता कि क्या हुआ है। लेकिन अमेरिका में वे तक तब आपके जीवन में दखल नहीं देते जब तक कि आप खुद ऐसा ना चाहें। सुनो, मैं तुम्हें ये तो नहीं कहूँगा कि क्या करना चाहिए, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि हम तुम्हारी कितनी कदर करते हैं? हाँ, मैंने नजरें चुराते हुए कहा। तो तुम्हें यहाँ रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? यदि तुम लंबी छुट्टी वगैरह चाहिए तो बताओ। मैंने सिर हिला दिया। व्हाट नेक्स्ट? नो आइडिया। मैं बस न्यूयॉर्क छोड़ना चाहती हूँ। मैं शायद घर ही चले जाऊँगी। तुम क्या
मुझे बताना चाहोगी कि आखिर प्रॉब्लम क्या है? मैं चुप रहे, ठीक है? तुम कहीं और जाना चाहोगे, न्यूयॉर्क छोड़कर कहीं भी? जॉन ने सिर हिला दिया और अपने चेहरे पर पीछे झुके। एक रिलेशनशिप खत्म हो गई, मुझे नहीं मालूम था कि मैं इतनी अटैच्ड हो, और हर चीज़ मुझे हर्ट कर रही है। शायद जॉन सोच रहा था कि उनकी सबसे ब्राइट एसोसिएट इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती है कि एक लड़के के चक्कर में इस तरह का जॉब छोड़ने को तैयार हो जाए। शायद आप सोच रहे होंगे कि मेरे दिमाग ठिकाने पर नहीं है, एक रिलेशन को लेकर लेकर ऐसे जॉब को छोड़ना। शायद आप सोच रहे होंगे कि मेरे दिमाग ठिकाने पर नहीं है, एक रिलेशन को लेकर ऐसे जॉब को छोड़ना एक ऐसे लड़के के लिए जो मेरे साथ नहीं है। मैं आप लोगों को जज नहीं कहता हूँ। हम इतना ज़रूर जानता हूँ कि मेरा दिमाग अपने ठिकाने पर ही है। थैंक्स जॉन, एनीवे। मैं तुम्हें थैंक्स करना चाहता हूँ, एक यादगार सफर रहा। वेट, कैसा हो अगर तुम्हें ये जॉब ना छोड़ना पड़े और तुम्हारा तबादला कर दें? तबादला? हाँ गुरु, मैं किसी दूसरे ऑफिस में। कहाँ? तुम आखिरी डील वो चाइना वाली थी ना? हाँ, लक्ष्य विजन वाली। हमें एक ऐसे इंसान की ज़रूरत थी जो हमें डील को मॉनिटर कर सके। तुम हांगकांग से ऐसा कर सकती हो और फिर तुम वहाँ जाकर नई डील्स भी कर सकती हो। एशिया एशिया दिन ब दिन आगे बढ़ रहा है। हांगकांग, न्यूयॉर्क से इससे ज़्यादा दूर कोई और जगह नहीं हो सकती, उसने कहा और मुस्कुरा दिया। आपका मतलब है कि हांगकांग के डिस्ट्रेस डेट ग्रुप में मेरा ट्रांसफ़र किया जा सकता है? आपका मतलब है कि हांगकांग के डिस्ट्रेस डेट ग्रुप में मेरा ट्रांसफ़र किया जा सकता है? मैं कुछ कॉल्स करता हूँ, देखते हैं कि तुम्हारे लिए कोई गुंजाइश बन पाती है या नहीं। जॉन ने विनम्रता से कहा। वह जानता था कि उसने अगर कह दिया कि यह होना ही था। लेकिन मैं हांगकांग के बारे में कुछ नहीं जानती, फिर मैं पहले अपना इस्तीफा मेल कर चुकी हूँ और मैं पहले ही उसे डिलीट कर चुका हूँ। हम दोनों मुस्कुरा दिए। थैंक यू जॉन, थैंक यू सो मच। मैं नील को फ़ोन लगाऊंगा, वो वहाँ पर हमारा पार्टनर है। तुम तो उसे जानती हो, ज़्यादा नहीं, स्मार्ट बंदा है। मैं उससे बात करता हूँ, देखते हैं क्या किया जा सकता है। तुम कितनी जल्दी वहाँ पहुँच सकती हो? अगली फ्लाइट कब है? JFK प्लीज़, मैंने कैब ड्राइवर से पूछा। मैं ओला। JFK प्लीज़, मैंने एक कैब ड्राइवर से कहा। मैं एक येलो कैब में बैठकर एयरपोर्ट पहुंची। शाम के 5 बज रहे थे। मैं अपने रूम की चाबियां ड्राइवर का अपार्टमेंट को सौंप चुके थे। मेरा नया जॉब ऑफर नील के साथ एक ब्रीफ कॉल के बाद ही आ गया था। अभी मेरा इंटरव्यू भी था। चूंकि रिकमेंडेशन जॉन की थी, इसलिए नील ने कहा कि इंटरव्यू एक फॉर्मेलिटी है, इसे वेलकम टू हांगकांग कॉल ही समझिए जाए। ह्यूमन रिसोर्सेज ने मुझे ऑफर दिया। ह्यूमन रिसोर्सेज ने मुझे बताया कि क्या ऑफर भेज दिया है। हांगकांग के कई कई हाई रेंट्स को देखते हुए उन्होंने मेरी बेस सैलरी $60,000 के हाउसिंग अलाउंस का इजाफा कर दिया। मैं तो अब जॉब छोड़कर जॉब तो मैं अब जॉब छोड़कर जीरो जैसे सैलरी के साथ दिल्ली में जाने का फैसला कर चुकी थी। शायद मैं माँ को ये कहना मानकर शादी के लिए तैयार हो जाती। तब मैं अपने होने वाले पति देवों के लिए तश्तरी में 4 मिठाई सर्व कर रही होती। लेकिन इसके बजाय मेरे हाथ में गोल्डमैन सॉक्स एशिया पैसिफिक रिलेशनशिप ग्रुप का एक वेलकम ब्रोशर था। मेरी ज़िंदगी में प्यार भले ही ना हो, लेकिन जब मेरी ज़िंदगी में प्यार भले ही नहीं था, लेकिन अंकल गोल्डमैन ज़रूर मेरा ख्याल रखने के लिए मेरे साथ थे। ब्रोशर कह रहा था कि जब तक मुझे यह नया अपार्टमेंट नहीं मिल जाता, मैं हांगकांग के सांग्रीला होटल में ठहरूंगी। 126।